आइए, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। दोस्तों, जैसा कि हम अभी पिछले वीडियो में संधि के विषय पर चर्चा कर रहे थे और उन संधियों में से सामान्य जो है उनका परिचय दिया जा चुका था और उसकी संधि प्रकारों में से स्वर संधि का पहला भेद हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे और उस दीर्घ स्वर संधि का केवल एक उदाहरण बताया गया था। तो आइए हम आगे से शुरू करते हैं, उनके चारों उदाहरणों को समझते हैं और आगे के संधियों की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में स्वर संधि की चर्चा किए थे, उनमें से एक उदाहरण बताए थे और ये सूत्र लिखा हुआ है। और सूत्र क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद अर्थात अक वर्णों के बाद, पदांत अक वर्णों के बाद सवर्ण उसी का समान वर्ण आए तो पूर्व और परवर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है और अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अ, ई, उ, री और लृ ये प्रायः होंगे। तो सूत्र क्या कहता है, हमने उस दिन पहले अपनी सुविधा अनुसार ये बताए थे कि हम संधि पदों को जब विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो उसे प्रायः दो पदों में विभाजित कर दे रहे हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद के आधार पर। जैसे एक उदाहरण है विद्यार्थी का विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी। हम क्या करेंगे, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। और सूत्र क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में ऐसा लिखा जाएगा परिभाषा के तौर पर, या समझा जाएगा, प्रथम पद के अंत में अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए, अक प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। और वह यह आवश्यक नहीं है कि केवल ह्रस्व होगा, क्योंकि ये वर्ण अपने दोनों वर्णों का बोध कराएंगे, क्योंकि प्लुत से दीर्घ नहीं होगा और हमें दीर्घ कार्य करना है संधि में, तो ह्रस्व अ या दीर्घ अ कोई भी आ सकता है। इस द्यकारोत्तरवर्ती आकार, क्योंकि विद्या की अंतिम ध्वनि आ सुनाई दे रहा है, तो आकार धन अ, अर्थी का आ, द्वितीय पद का पहला वर्ण और प्रथम पद का अंतिम वर्ण अर्थात ये और ए। अब यहाँ सूत्र हम लागू करें तो सूत्र ऐसा बनेगा कि अकह पद के अंत में अक प्रत्याहार का कोई एक वर्ण आ जाए और द्वितीय पद के आरंभ में अर्थात बाद में क्या हो, उसी अक का अर्थात अक का सवर्ण, इसी अक प्रत्याहार का वर्णों का समान वर्ण आ जाए। यदि अ है तो अ ही आए, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो पर और पूर्व दोनों वर्णों के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे, केवल एक वर्ण आदेश करेंगे, दीर्घ आदेश होगा। और ये कुछ शब्द ऐसे बनेगा, फिर अचहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यते सूत्र आता है। अचहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यते सूत्र कहता है कि जैसे हीन व्यंजन को बाद वाले वर्ण या स्वर से जोड़ देना चाहिए और ये शब्द बनेगा विद्यार्थी। अब ये केवल आकार का उदाहरण है। इसी तरह से हम आगे इकार का उदाहरण देख लेते हैं। तो इकार का एक उदाहरण है कपीसह, गिरीसह, सिरीसह आदि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनेंगे। कपीसह का संधि विच्छेद यदि करेंगे तो ये बन जाएगा कपि धन ईसह। ईसह माने श्रेष्ठ, कपि माने बंदर, जो बंदरों में श्रेष्ठ हो। तो ये सुग्रीव के लिए प्रायः आता है कपि श्रेष्ठ। अब हम इन पहले पद के अंत में वर्णों को पहचानेंगे कि वर्ण क्या है और उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि प में छोटी ई की मात्रा जुड़ी है या छोटी ई लगी है, तो ये आ जाएगा पकारोत्तरवर्ती इकार। उसके बाद में द्वितीय पद के आरंभ में दीर्घ ई है और ये हो जाएगा सह। पर और पूर्व अक के बाद ये पहले पद के अंत में अक का ई है दूसरा वर्ण, और बाद में इसी का समान वर्ण है ई। तो पर और पूर्व दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ एक आदेश। और ये इसकी जो है मात्रा होती है और ये बनेगा कप। ये स है पहले से पर एवं पूर्व के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हुआ है। अब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे और वर्ण सम्मेलन का सूत्र है अचहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यते। अच्छा से हीन व्यंजन को बाद वाले स्वर से जोड़ देंगे या वर्ण से जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा
क बड़ी की मात्रा श कपीशः, इस तरह का रूप बना। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3, अर्थात उकार वर्ण का उदाहरण। उकार वर्ण का एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, सूक्ति, और सूक्ति का विच्छेद करेंगे तो बनेगा सुधन्ति उक्ति, सुधन उक्ति। अब क्योंकि यह प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमको निकालना है तो स से ह्रस्व उ, धन द्वितीय पद का पूर्व वर्ण भी उ है, ति अब यहाँ आ जाएगा। ये उदाहरण, यह सूत्र हमारा लागू हो जाता है कि अक के बाद यह क्या है, अक प्रत्याहार का कोई एक वर्ण उ है और इसके बाद इसी का समान वर्ण है, तो इसी का समान वर्ण उ है। दोनों पर और पूर्व वर्ण के स्थान पर समान होने पर, समान होने पर दीर्घ, कोई एक वर्ण दीर्घ हो जाएगा। किसका? इन्हीं वर्णों का दीर्घ होगा। अभी आ गया दीर्घ और ये मात्रा हो जाएगी दीर्घ की। तो अब हम इसे सेम ऐसे उतारेंगे, ति यहाँ लिखेंगे और वर्ण सम्मेलन करेंगे अचहीनम व्यंजनम पर्ण संयोज्यते से, और ये बनेगा सुधन ति बराबर सूक्ति। ये उदाहरण उकार का हो गया। इसी तरह दोस्तों आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं ऋकार का, और वह ऋकार का उदाहरण क्या होगा। मान लीजिए कि पितृ धन ऋणम आएगा तो पितृणम मातृणम, इस तरह से कुछ उदाहरण बनेंगे। इसका हम विच्छेद करते हैं तो ये बनेगा पितृधन जो है ऋणम, पितृधन ऋणम। अब इस पहले पद के अंत में हमें त से क्या अलग करना है, रि, तो ये बन जाएगा पी त और ये हो गया रि धन। द्वितीय पद के पहला वर्ण भी रि है, ऋणम अलग हुआ। पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ, एक वर्ण दीर्घ करना है और ये हो गया दीर्घ रि, और ये ऋणम यहाँ पर बचा हुआ है। इन वर्णों को अचहीनम व्यंजनम पर्ण संयोज्यते से आपस में जोड़ देना है और ये शब्द बनेगा पितृणम। इस तरह से ये दीर्घ स्वर संधि समाप्त होती है। आगे हम दूसरी संधि की चर्चा करेंगे जिसे गुण संधि कहा जाता है, जिसे गुण संधि कहा जाएगा। और यह गुण संधि दूसरे नंबर की होगी। दूसरे नंबर की जो है गुण स्वर संधि होगी और इसका सूत्र भी अलग अलग होगा। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणः। दीर्घ गुण संधि का सूत्र आद गुणः, और इसी का एक और सूत्र आता है अधेन गुणः। अधेन गुणः, अधेन गुणः सूत्र क्या कहता है, यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। यह गुण संज्ञा करता है किन वर्णों का, तो हम इन्हें अलग करेंगे। अध का बन जाएगा अत धन एंग। अत से क्या है, तपरस तत्काल सूत्र कहता है तकार उत्तर, तकार के पूर्व अगर कोई जो वर्ण लिखा होगा केवल वह उसी का बोधक होगा। तो यहाँ केवल अ और एंग प्रत्याहार में ए और ओ यही वर्ण आएंगे। इन तीन वर्णों की क्या होती है, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो ये आप जानते रहें, भविष्य में काम देगा, फिर इसको बताएंगे गुण संज्ञा किसकी होती है, क्योंकि यूपी टीटी सीटीटी या कंपटीशन की परीक्षाओं में अक्सर यह पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आदगुणा सूत्र की। और आदगुणा सूत्र क्या कहता है, ये कहता है अ एवं आ के बाद, अर्थात अ एवं आ के बाद अच प्रत्याहार या अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अच का मतलब सभी स्वर हो तो गुण होगा या जो भी कार्य किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अच में सभी स्वर आ जाएंगे, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ।
यदि हम इन सभी का गुण संज्ञा करेंगे तो बाद होगा क्या, आय और आय से वृद्धि, क्योंकि यहाँ वृद्धि कार्य हुआ है इसलिए यह वृद्धि के अंतर्गत हुए कार्य से यह वृद्धि का बाद होगा, आय और आय नहीं होगा। उसके बाद में अ ई उ री अ ई उ आदि जो है गुण के बाधक होंगे। ए अब बचेगा क्या, ए ओ री और ली, ए ओ री और ली वर्ण बचेगा। तो इन्हीं वर्णों का हमें जो है गुण कार्य करना है या गुण संधि करना है। इसकी परिभाषा क्या बनती है, आ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो क्या कर देंगे, ए आदेश हो जाएगा। पुनः इन्हीं आ अथवा आ के बाद उ या फिर दीर्घ उ आए तो क्या कर देंगे, ओ आदेश कर देंगे। आ अथवा आ के बाद री अथवा दीर्घ री आए तो क्या आदेश कर देंगे, अर आदेश कर देंगे। आ अथवा आ के बाद क्योंकि केवल री होगा, इसका दीर्घ नहीं होता, इसलिए क्या होगा, अल आदेश कर देंगे। परिभाषा क्या बनी, यदि अ या आ के बाद ई उ री री आए तो, और यह ई उ री री ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। अ अथवा आ के बाद ई उ री री आए तो क्रमशः क्या करेंगे, अ आ के बाद यदि ई आया है तो ए हो जाएगा, और उ आया है तो ओ हो जाएगा। इसी तरह से री आया है तो अर हो जाएगा, और री आया है तो अल हो जाएगा। आइए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, रमेश। सपोज दैट रमेश एक पद है, संधि पद है। अब इसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा रमाधन ईशः, क्योंकि जो भी संधि हुआ एक पद निर्माण होता है, जो संधिक पद बना हुआ होता है वो प्रायः दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, निरर्थक शब्द नहीं होंगे। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग पद होने पर उनका अलग अलग और सही अर्थ भी निकलेगा। तो रमा माने लक्ष्मी, ईशा माने श्रेष्ठ या ईश्वर। तो अब ये किसके लिए आया है, रमेशा किसके लिए कहेंगे, लक्ष्मी श्रेष्ठ। लक्ष्मी श्रेष्ठ कौन है। उसी तरह और सारे उदाहरण होंगे, गणेश गणों में जो सर्वश्रेष्ठ है, मुनेश मुनेश मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, हाँ सुरेश देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की उदाहरण बनेगा। और पहली वाली संधि की तरह हम इसमें भी वही नियम लगाएंगे, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद के अंत में हम यह देखेंगे क्या है, हम इसे अलग करेंगे और यहाँ आ गया आ धन ई श। दीर्घ संधि की तरह यहाँ उदाहरण, यहाँ परिभाषा नहीं है कि अक के बाद सवर्ण आ जाए, नहीं, यहाँ क्या कह रहा है, अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद क्या आ जाना चाहिए, अच प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए। तो अच प्रत्याहार का वर्ण क्या आ जाएगा, ए ओ नहीं आ सकता, क्योंकि ए ओ आएगा तो वृद्धि संधि का बाद होगा। आय औ भी नहीं आएगा, क्योंकि आय औ आ जाएगा तो अयादि संधि का बाद होगा। और अ के बाद अ ही आए, आ के बाद उ ही आए, आ के बाद री के बाद री ही आए, उ के बाद उ ही आए तो दीर्घ संधि बाद करेगी। तो बचे क्या 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 वर्ण बचे, और वो वर्ण बचे थे केवल ई उ री और री, कि यदि अ अथवा आ के बाद यह अच स्वर के अंतर्गत आने वाले ई उ री री वर्ण आते हैं तो उनमें क्रमशः गुण कार्य किया जाएगा। तो यदि अ और आ के बाद ह्रस्व या अ ई या दीर्घ ई आएगा तो क्या आदेश हो जाएगा, इनके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। और किनके स्थान पर कैसे आदेश होगा, ए आइए देखते हैं। दोनों वर्णों के स्थान पर दोनों को मिलाकर होगा कि एक के स्थान ही के स्थान पर आदेशित होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ का कोई एक वर्ण हो, यहाँ आया हुआ है, और बाद में क्या हो, कोई अच प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उस अच में स्वरों में से क्या होना चाहिए, ई उ री री चारों में से कोई एक वर्ण आना चाहिए। यदि ई आए, क्योंकि यह ई आया हुआ है, यदि ई आए तो क्या होगा, इन दोनों के स्थान पर
एक आदेश हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात ई और आय और ई के स्थान पर ए आदेश होगा और इसकी एक मात्रा होती है। और यहाँ क्या बचा है, शह, ये, और ये रम इस तरह से बचा हुआ है क्योंकि हलंत युक्त है। अब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे। अच्छहीनम व्यंजनम पर्ण संयोजते से हम एक पद को जो है, इस सारे पदों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस र में इस एक की मात्रा आएगी रमे और शह लिखा हुआ है और ये हो जाएगा रमेशः इति सिद्धम। इस तरह से ये हमारी गुण संधि का पहला उदाहरण जो है सिद्ध होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। आइए हम अब, क्योंकि ये भी एक उदाहरण हुआ है, अब इस उदाहरण को हम करते हैं। जो लोग देखेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उसे जो है आप स्टॉप करके देखेंगे या डाउनलोड कर लेंगे तो बेहतर होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और अवश्य करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बनता रहे और हम संस्कृत विषय से संबंधित जितने भी टॉपिक हो सके उन पर हम वीडियो बनाते रहें। अब हम इस पे बनाते हैं और ये होगा परोपकार। एक उदाहरण है गुण संधि के ओ वाले वर्ण का, एक उदाहरण होगा परोपकार। परोपकार क्योंकि दो शब्दों से, दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बना है। अब हम इन शब्दों को अलग करेंगे, इन संधि हुए पद को विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, यह होगा पर धन उपकार। पर माने दूसरे का, क्योंकि हमने बताया सार्थक शब्द होंगे उनका अपना अलग अलग अर्थ होगा। पर माने दूसरे का, उपकार माने कल्याण, तो दूसरे का उपकार या कल्याण करना परोपकार कहलाएगा। अब हम इस जो है परिभाषा को लागू करते हैं कि प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए, अ या आ, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वरों से जुड़े व्यंजन पूर्ण नहीं होता। तो इस र के बाद क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, धन उ आ जाएगा और पकार यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या कहता है, प्रथम पद के अंत में आ अथवा आ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। द्वितीय पद के आरंभ में अर्थात बाद में अच प्रत्याहार या अर्थात इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। यदि ऊ है तो ओ हो जाएगा, ए है तो ए हो जाएगा, यहाँ ऊ है, इन दोनों। यदि जैसे ही हमें ऊ मिला तो इस ऊ के स्थान पर हमें क्या आदेश करना है, ओ आदेश करना है, जैसे कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। तुरंत हम पर और पूर्व दोनों वर्णों के स्थान पर ओ आदेश कर देते हैं और ये पकार यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से। जैसे हमें ये वृत्तियाँ मिल जाती है, हम तुरंत इन पदों को, इन शब्दों को आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे कैसे कि ये क्या हो जाएगा, पर में ओ की मात्रा जोड़ेंगे, परो, अब पकार पहले से है तो ये बन जाएगा परोपकार। इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण गुण संधि का सिद्ध होता है। सभी लोग एक चीज़ अवश्य जानते रहें कि किसी भी व्यंजन में एक बार में केवल एक ही स्वर वाली मात्रा जोड़ी जाएगी, एक साथ केवल एक मात्रा जोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ चार मात्रा, तीन मात्रा लगा दिया जाए, वो बिल्कुल गलत होगा। आगे उदाहरण हम करते हैं। दोस्तों थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो समयाभाव भी होगा और वीडियो बहुत लेंदी ना हो, इसलिए हम आपके समय की बचत करना चाह रहे थे। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं और ये तीसरा उदाहरण क्या बनेगा, जो है महर्षि। मान लीजिए महर्षि रूप बना है। तो अब हम इस पूरे पद समुदाय को का विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे और ये क्या बनेगा, जब विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा महा, धन, ऋषि। महा माने श्रेष्ठ, ऋषि माने ऋषि। तो ऋषि तो हैं लेकिन कैसे ऋषि हैं, श्रेष्ठ ऋषि हैं। अब हम इस परिभाषा को यहाँ लागू कर लेते हैं। परिभाषा क्या दिया है, अ अथवा आ के बाद री अथवा री हो तो उन दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। अर आदेश कैसे होगा, अब हम यहाँ मह, हमें हकारोत्तरवर्ती, क्योंकि क्या है, आकार है और यहाँ पर द्वितीय पद के अंत में, द्वितीय पद के पूर्व में क्या है, री है। जैसे ही हमें ये दोनों पद मिल जाते हैं, ये और ये पद मिल जाते, वर्ण मिल जाते हैं, तो ये परिभाषा हमारी पूर्ण हो जाती है। अब हम इन स्थानीय के स्थान पर
क्या आदेश करेंगे? अर आदेश करेंगे, क्योंकि यह नियम कहता है कि गुण संज्ञा का सूत्र कहता है कि यदि आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। और ये इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महधन अर्धन शी, इसका और इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब हम दोनों का क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन करेंगे, अचहीनम व्यंजनम परण संयोजते सूत्र से जोड़ देंगे और ये सूत्र बन जाएगा क्या? ये पद बन जाएगा महर्षि। महर्षि ये रूप सिद्ध हुआ। बेहद सरल तरीका है, बहुत ज़्यादा घबराने की समस्या नहीं है। नेक्स्ट हम अंतिम उदाहरण बताते हैं, अंतिम उदाहरण पर चर्चा करते हैं। इसे आप एक बार समझ लीजिए पुनः। महाधन ऋषि है, महर्षि का विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि बनेगा और प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए उसको हम अलग करेंगे, हकारोत्तरवर्ती आकार का। और जो है शकार के पूर्व में ई री है, तो पर और पूर्व दोनों वर्णों की जो शर्तें हैं वो पूरा हो रही हैं यहाँ पर। अर्थात आया आ के बाद री या री में से कोई एक री आ गया तो हम अर आदेश करेंगे और ये रूप सिद्ध हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हम चौथा वर्ण देखें और ये क्या होगा। चौथे वर्ण में हम देखते हैं चौथा उदाहरण हमारा होगा जो है तवलकार। तवलकार संधि विच्छेद करेंगे तव धन लकार, ऐसा विच्छेद होगा। परिभाषा हम इसमें फॉलो करेंगे। आया आ के बाद तइस त और व के बाद में क्या है, ह्रस्व अ है, धन लि है और कारह शब्द है, तो हमें ये तुरंत मिल गया। हम तुरंत यहाँ आगे देखेंगे कि परिभाषा हमारे लिए क्या होनी चाहिए। आया आ के बाद री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या करेंगे, अल आदेश करेंगे। तो इन और इनके स्थान पर ये हो जाएगा अल। तब यहाँ पर पहले से लिखा है और कारह शब्द यहाँ पर लिखा है। हम इसे सेम उतारेंगे जैसे अलजेब्रा में होता है, प्रायः सूत्र लगाते जाओ और जल्दी जल्दी गणित का प्रश्न हल होता जाता है। सेम ऐसी ही स्थिति प्रायः है जो है इस संस्कृत भाषा में भी है। हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे अर्थात पदों को जोड़ देंगे और अचहीनम व्यंजनम परण संयोजते से ये तवलकार रूप सिद्ध होगा। ये आधा का इसलिए आधा ल इसलिए है क्योंकि यहाँ आधा ल लिखा हुआ है। इस प्रकार से यह गुण संधि भी सिद्ध हो जाती है। तो ये अभी तक हमारी दूसरी संधि जो है सिद्ध हुई है। अब हम तीसरी संधि जिससे वृद्धि संधि कहेंगे, तो वृद्धि संधि की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। वृद्धि संधि थोड़ी छोटी है किंतु तीसरी जो है वृद्धि स्वर संधि और इसका जो है सूत्र होगा वृद्धि रेच। वृद्धि रेच क्या होगा, वृद्धि एच ही है तो एच का क्या हो जाएगा, एच प्रत्याहार का वर्ण क्या होगा। एच प्रत्याहार का वर्ण ए ओ आए आओ, ए ओ आए आओ, इस तरह का वर्ण आ जाएगा। कि क्या है, कर रहा है कि ए ओ आए आओ एच होने पर वृद्धि हो जाएगी, एच प्रत्याहार होने पर वृद्धि हो जाएगी। कहाँ क्या होने पर क्या हो जाएगा, आइए हम समझते हैं। ये कहता है कि अ अथवा आ के बाद क्या होना चाहिए, ए हो या फिर आय हो। अ या आ के बाद ए हो अथवा आय हो तो इन दोनों के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, एक वर्ण हो जाएगा। और अ अथवा आ के बाद
ओ या फिर अ हो तो एक वर्ण आदेश हो जाएगा, वर्ण एक आदेश हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं। परिभाषा क्या होगी? पद के अंत में अर्थात प्रथम पद के अंत में अथवा आ के बाद ए आए या फिर ओ औ आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा? यदि आ के बाद ए आए आया है तो अय आदेश होगा। यदि अ और आ के बाद ओ और औ आया है तो औ आदेश हो जाएगा। अब आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, कोई एक उदाहरण लेते हैं पहले वाले का। मान लीजिए पहले वाले का उदाहरण एक है सदैव। सदैव क्या कहता है? हम इसे विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा सदा धन एव। सदा ही, सदैव माने सदा ही, सदैव माने हमेशा, एव माने ही, हमेशा ही। अब इस तरह के हम उदाहरणों को हल करेंगे। यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, कुछ छोटा लिखते हैं। सदैव विच्छेद होगा सदा धन एव। हमने यहाँ वही परिभाषा अर्थात परिभाषा को पुनः लागू करने की कोशिश की है। सदैव में सदा धन एव हम बनाए तो दकारोत्तरवर्ती आकार को हमने अलग कर दिया, सद धन आ धन एव। और यह सूत्र क्या कहता है? यदि अ और आ के बाद क्या हो, या ए हो या फिर आय हो, तो यहाँ आ है और आ के बाद ए आया है पहला, तो इन दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो जैसे शर्तें पूरी हो गई उन इनके और इनके स्थान पर एक वर्ण आदेश हो जाएगा और वो होगा अय। हमने यह आदेश कर दिया और पुनः क्योंकि यहाँ इसका केवल वह बचा और यहाँ इसका केवल सद बचा और अब वर्ण सम्मेलन करेंगे जो है तो क्या बन जाएगा? सदैव। ये इसका उदाहरण बन गया। इसके दो ही प्रकार के उदाहरण बनते हैं, उदाहरण बहुत होते हैं, उसको आप देखिएगा। और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में जा कर के कमेंट अवश्य करें और हमें यह बताएं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं। दूसरे प्रकार के उदाहरण को हम देख लेते हैं। और यह दूसरे प्रकार का उदाहरण क्या होगा? जिस तरह से सदैव तथैव आदि होंगे उसी तरह से जो है गंगौघ या जलौघ कर लेते हैं। जलौघ संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा जल धन ओघ। जलधन ओघ। तो जलधन ओघ जैसे ही हमने संधि विच्छेद किया तो हम पुनः पदों को अलग कर लेंगे तो लकारोत्तरवर्ती आकार हो जाएगा, धन ओघ का ओ आ जाएगा। और ये क्या कहता है? आ अथवा आ के बाद ओ या औ दोनों में से कोई एक हो तो हम क्या कर देंगे? कह रहा है कि दोनों के स्थान पर केवल एक औ आदेश कर देंगे। ये हमने आदेश कर दिया और हम इन दोनों वर्णों को इसी तरह से लिखकर वर्ण सम्मेलन कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे और ये बनेगा जलौघ। ये सिद्ध होता है हमारी वृद्धि संधि। और क्योंकि आज 3 संधियाँ हो गई और काफ़ी समय भी हो गया है, इसमें तो हम आगे की संधियों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और जैसा कि आपने इन 3 संधियों के विषय में आज पढ़े, आज हमने उस पर चर्चा किया। यदि किसी प्रकार की इन संधियों में कठिनाई लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य पूछें और कहें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमो नमः।